नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। टॉप 25 बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस इसमें हमने लिए हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी 25 क्वेश्चन जो हैं वो पहले आ चुके हैं आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में। तो सभी क्वेश्चंस बेसिक्स से लिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। और शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक आप सभी जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल। वाट से हम इलेक्ट्रिसिटी मापते हैं, जैसे 20 वाट बिजली या 20 वाट का बल्ब। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। न्यूटन और डाइन जो है वो सेम होते हैं। ये दोनों बल या शक्ति के मात्रक होते हैं। मात्रक या उपमात्रक होता है माइट भी, ये जो डाइन है। लेकिन हमारा जो सही आंसर है वो है जूल। जूल हमारा कार्य का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रश्न हमारा 2 है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष तीव्रता, प्रकाश तीव्रता की देखकर कंफ्यूज मत होना। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो प्रकाश दूरी मापने की इकाई है। तो दूरी की यहाँ पे सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं कैलोरी में। देखिए, केल्विन जो होता है, केल्विन में नहीं माप सकते। जूल हमारा कार्य का होता है। अर्ग हमारा एक ऑप्शन लिया गया है। और केल्विन जो होता है हमारा ऊष्मागतिक ताप मापने के लिए होता है हमारा केल्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलोरी। चौथा प्रश्न है हमारा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन? नहीं। पेशाब में शक्कर? ये भी नहीं है। ऑप्शन बी, वातावरण में ध्वनि। ये सही आंसर है, वातावरण में ध्वनि। तो जो डेसिबल होता है वो वातावरण में ध्वनि मापने के काम में आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? यदि आपको याद होगा तो आपने सदिश राशि के बारे में अगर पढ़ा है तो सदिश राशि कौन सी होती है? आपको डेफिनेशन अगर याद है तो, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो सदिश राशियां होती हैं। तो इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा किसमें है? संवेग। तो यहाँ पे पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे हमें सदिश राशि जो नहीं है, यानी कि जो अदिश राशि है उसके बारे में हमें बताना है। संवेग जो है ये सदिश राशि है, ये वेग भी और कोणीय वेग भी। तो द्रव्यमान यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान में परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं होती है। तो द्रव्यमान एक इकाई होती है जिसे हम माप सकते हैं, द्रव्यमान को। अगला हमारा प्रश्न है, तो इसका सही आंसर जो है द्रव्यमान है, ऑप्शन डी, जो कि अदिश राशि है। छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? अभी पूछा सदिश राशि है, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है वेग। अब समय, द्रव्यमान और लंबाई जो है ये सब अदिश राशि हैं और यहाँ पे वेग हमारा सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये हमारा शून्य है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की या का गति समान होती है, वेग समान होता है, या फिर त्वरण समान होता है, या फिर बल समान होता है। देखिए, बल बिल्कुल भी उसका समान नहीं हो सकता, उसका सिर्फ त्वरण समान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है, शून्य से जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गति समान होती है? बिल्कुल नहीं होती समान उसकी गति, क्योंकि गति उसकी जब वो हम उसे छोड़ते हैं तो वो कम रहती है और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वेग समान होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका वेग भी गति के अनुसार बढ़ जाता है। बल समान होता है? बल भी उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो भी बढ़ जाता है। अब त्वरण बचता है, तो त्वरण इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। 8वां प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। बिल्कुल गलत। वृत्तीय गति में ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। चाल चर और वेग अचर रहते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। देखिए, चर और अचर क्या होते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है। चर राशि होती है, चर और अचर राशियां होती हैं जैसे।
और अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता। तो यहाँ पर वेग जो है वो चर है और चाल जो है वो अचर है। तो चाल बदल सकती है, चाल जो है वो नहीं बदलेगी और इसका वेग जो है वो बदलता रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द्रव्यमान संरक्षण नहीं है, बर्नौली की प्रमेय भी नहीं है। तो संवेग संरक्षण जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए बर्नौली की प्रमेय क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इस प्रमेय में बताया गया है कि जब कोई अश्यान द्रव किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेखीय प्रवाह निश्चित गति करता है, तो इस द्रव के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। ये बर्नौली की प्रमेय थी। इसके बारे में ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डीपली इतना नहीं पूछा जाता है। तो सिर्फ आप याद रखिएगा कि रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है संवेग सिद्धांत पर। अब क्वेश्चन हमारा आता है 10, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की हम मात्रा बदलते हैं, सपोज कीजिए इस गिलास में हमने एक गिलास में हमने जल लिया, यानी कि पानी लिया एक गिलास में हमने, और पानी हमने यहाँ तक लिया। अब हमने इसकी मात्रा को बढ़ा दिया। अब इसमें हमने मात्रा जो है वो यहाँ तक कर दी। अब देखिए इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है? आयतन। आयतन तो इसका बढ़ गया, पहले यहाँ तक था अब यहाँ तक हो गया आयतन। भार, इसका भार भी बिल्कुल बढ़ जाएगा, जब यहाँ तक था तो इसका भार भी बढ़ेगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मात्रा बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी इसका बढ़ जाएगा। इसका क्या नहीं बढ़ेगा? घनत्व। तो घनत्व इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर यह सभी? अब देखिए मैं नियम आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है तृतीय नियम। मैं समझा देता हूँ आपको किस प्रकार ये तृतीय नियम सही है। चलते हैं, जो अगर आपको याद होगा जो न्यूटन की गति के नियम थे उसको में पहला नियम था, प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहर का बल ना लगाया जाए। तो ये तो प्रथम नियम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का तो कोई बल नहीं लगता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अब देखिए समानुपाती कैसे होता है? क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में जब कैच पकड़ते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं जब वो कैच पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जब बॉल यहाँ पे उनके हाथों में आ गई जैसे, तो अपने हाथों को भी नीचे की तरफ लाते हैं एकदम से। हाथ में कैच पकड़ते ही वो अपने हाथों को भी नीचे की तरफ लाते हैं, तो ये समानुपाती बल होता है। तो ये द्वितीय नियम को प्रूव करता है। ये जो एग्जाम्पल है द्वितीय नियम का है। अब आता है तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो अब देखिए ये सपोज कीजिए तैरने में जब हम तैरते हैं, आपने देखा होगा तो हम अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, पानी को हम इस ओर धकेलते हैं और हम जो रहते हैं वो हम आगे की ओर ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। तो ये विपरीत दिशा में बल लगा, तो ये होता है हमारा तृतीय नियम। तो तैरना जो संभव होता है वो तृतीय नियम के अनुसार ही होता है। अब देखिए इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। बंदूक से हम जब गोली चलाते हैं तो बंदूक में पीछे की तरफ झटका लगता है और गोली जाती है आगे की तरफ तीव्र गति से, तो ये भी विपरीत दिशा में हुआ बल। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही है। 12वां हमारा प्रश्न है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वां हमारा प्रश्न है, डायनमो। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। गलत आंसर। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल सही। देखिए यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ही करता है, क्योंकि डायनमो को हम जनरेटर भी कह सकते हैं। डायनमो को सबसे जो जनरेटर होता है, जनरेटर में डायनमो ही लगा होता है, जिसके कारण वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो नहीं होता है,
इसमें सिर्फ ये दो ही सही थे, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ये तो सही ऑप्शन है ही। देखिए ना तो ये कोई परिवर्तन होता है रूप ऊर्जा का, और ना ये वाला परिवर्तन होता है ऑप्शन डी का। तो दूसरा होता है हमारा ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, और वो होता है इंजन के द्वारा संभव होता है ये। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन देखिए आपने देखा भी होगा, अगर आप फोन यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं फोन तो आजकल, तो माइक्रोफोन जो होता है वो हमारी ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये हमारा परिवर्तित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे करता है, आपने देखा होगा फोन में माइक्रोफोन होता है। जब हमारा माइक्रोफोन खराब हो जाता है तो सामने वाले को, जिसको हम कॉल करते हैं, उनको हमारी आवाज़ नहीं जाती है। तो हमारी आवाज़ जो जाती है, ध्वनि को पहले विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के बाद ये वहाँ पर हमारी जो ध्वनि होती है उसको वहाँ पर भेज देता है। तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी, विद्युत ध्वनि ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15, सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन से, गैलियम से, देखिए दोनों ही यूज होते हैं उसमें, जर्मीनियम से, ये तो गलत है। ए और बी, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन ए व बी, यानी कि सिलिकॉन से और गैलियम से जो सौर सेल बनाए जाते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व पर निर्भर करता है। तो गहराई जब बढ़ जाएगी तो द्रव का जो दाब होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 17वां प्रश्न है हमारा, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है, नहीं, घटता है। बिल्कुल सही है, बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है दाब बढ़ाने पर। अगला हमारा प्रश्न है 18वां, ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तेज चलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है 19वां, एक गिलास में पानी पर बर्फ पड़ रही है, जब बर्फ पिघल जाए तो पानी का तल, देखिए ऑप्शंस में हमें मिला हुआ है बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो ये तो कभी नहीं हो सकता पहले बढ़ेगा या बाद में घटेगा, क्योंकि सपोज कीजिए गिलास में अगर एक क्यूब हमने डाली बर्फ की, आप इसका प्रैक्टिकली भी एग्जांपल देख सकते हैं। बढ़ेगा जब बर्फ क्यूब डल गई पानी में, उसके बाद देखिए ये जो इसका जो मेन कारण है इसका सही आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। अब मैं बताता हूँ इसका मेन कारण क्या है। जब बर्फ तैर रही होगी ना पानी में, तो जो विस्थापित तरल होगा, मतलब जब बर्फ पिघलेगी, जो वो जो तरल बनेगा, पानी जो पिघलेगा, जब वो पिघल जाएगा तो तरल का, पानी का जो वजन होगा वो बर्फ के वजन के बराबर होगा। तो इसलिए पानी का जो तल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है इसको आप याद कर लीजिएगा, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, यानी कि 9.46 गुणा 10 की पावर 15। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही, पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर संचित ऊर्जा? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 2 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और हमारा लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? सतही तनाव के कारण। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, सतही तनाव के कारण। वर्षा जल की श्यानता के कारण नहीं होती, उपरोक्त सभी भी गलत ऑप्शन है, और वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण भी नहीं होती है। अब सतही तनाव के कारण क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब बादलों से पानी स्वतंत्र रूप से गिरता है और नीचे आते आते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार की बूंदों का रूप ले लेता है। अभी होता क्यों है? इसके अलावा देखिए, जो द्रव की सतह पर एक बल कार्य करता है, हर द्रव की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की जो सतह का क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है, और गोल आकार का जो क्षेत्रफल है वो किसी भी आकार की अपेक्षा कम होता है। इसलिए वर्षा की बूंदें जो हैं वो नीचे गिरते गिरते गोल हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारी जो 25 क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। आपके परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।